अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की ये वीडियो एक बहुत अहम वीडियो है। मैं 800 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं इसके लिए मुझे 7 साल की मेहनत करनी पड़ी। 7 सालों के बाद आज मैं समझता हूं कि मैं ये वीडियो बना सकता हूं। इससे पहले मेरे दिल में बहुत मरतबा ये ख्याल है कि ये वीडियो बनाई जाए और एवोल्यूशन के बारे में लोगों को बताया जाए, लेकिन मैं बता नहीं सका। तो मैं आपको इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एक छोटे से वाक़े के साथ। हम चलते हैं चंद 100 साल पहले, जब न्यूटन थे। न्यूटन ये समझते थे, बहुत बड़े साइंसदान थे, वो समझते थे कि हमारी कायनात स्टैटिक है। उसके बाद जितने भी आने वाले साइंसदान थे उन्होंने यही समझा उस दौर में कि हमारी कायनात स्टैटिक है। इसका मतलब ये है कि हमारी कायनात हमेशा से है, ना उसका कोई आगाज़ है और ना ही कोई उसका इख्तिताम है। और फिर हमारे पास आया आइंस्टाइन ने आके मैथमेटिक्स के ज़रिए सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी, और 1900 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में दी। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस थ्योरी में मैं ग्रेविटी को भी बीच में लेके आऊँ। तो 1905 के ऑनवर्ड उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटिविटी की दूसरी एक स्पेशल केस, जिसे जनरल रिलेटिविटी कहा जाता है, उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब आइंस्टाइन ने जब इक्वेशंस लिखी, जो फील्ड इक्वेशंस लिखी, तो उसमें बार बार उनको एक टर्म बता रही थी, जिस पर भी मैं बहुत तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। लेकिन आइंस्टाइन समझते थे कि हमारी यूनिवर्स स्टैटिक है। तो अब साइंस कुछ कह रही है और साइंसदान कुछ और समझ रहा है। ये बहुत अहम फ़र्क है जो आज इस वीडियो में आपने समझना है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने उस फैक्टर को काट दिया और उस थ्योरी को, जो फील्ड इक्वेशंस दी, उसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को निकाल दिया। तो उससे हमारी कायनात स्टैटिक बन गई। लेकिन 20 साल के बाद एक और एस्ट्रोनॉमर आए जिनका नाम था एडवर्ड हबल। 1930 में उन्होंने टेलीस्कोप के ज़रिए और एक्सपेरिमेंटल साइंस के ज़रिए हमें बताया कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रही है। अब आज तक हम ये समझते आए थे, साइंसदान ये समझते आए थे कि कायनात स्टैटिक है, इसका कोई आगाज़ नहीं है, ये हमेशा से है और ये हमेशा रहेगी। तो ना ये बनी है और ना इसका इख्तिताम होगा। लेकिन जब हबल ने आकर आइंस्टाइन को भी दिखाया कि देखिए ज़मीन एक्सपेंड कर रही है, तो उस वक्त आइंस्टाइन ने रियलाइज़ किया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। हालांकि साइंस और हिसाब की इक्वेशनें उनको चीख चीख कर कह रही थी कि कायनात एक्सपेंड कर रही है। और अगर कायनात एक्सपेंड कर रही है तो माजी में अगर आप पीछे जाएं और फिर हबल ने उसको कैलकुलेट किया, तो तकरीबन 14 अरब साल पहले कायनात का वजूद आया, कायनात बनी। कायनात बनने में और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करने में आज तमाम साइंसदान मुत्तफ़िक हैं, बल्कि उसके बाद एलन गुथ और बहुत से और साइंसदानों ने तो ये भी बताया कि किन अवामिल के तहत कायनात बनी और कैसे वो एक्सपेंड की। लेकिन अब सोचिए कि साइंस ने अपने आप को बदला और आइंस्टाइन ने और हबल ने हमें ये बताया कि कायनात हमेशा से नहीं है, ये बनी है। अगर हम इस जगह होते, मैं आपको एक और वाक़े की तरफ लेके जाता हूँ। साइंस ने अपने आप को इम्प्रूव किया। आज से चंद साल पहले हम ये समझते थे कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड 3.2 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आई। ज़मीन 4.5 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आई। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बनते बनते कुछ टाइम लगा, 3.2 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आई। और क्यों पता चला? क्योंकि हमने कुछ रॉक्स लिए, कुछ क्रिस्टल्स लिए, उनकी मैग्नेटिक फील्ड देखा, वो अलाइन थे। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी थी। अब साइंस हमेशा यही समझती रही, लेकिन उसके बाद साइंसदानों ने इस पर और रिसर्च की। तो 3.2 से एकदम साइंस ने जंप लिया और 3.4.2 बिलियन साल। तो कहाँ 3.2 बिलियन साल, कहाँ 4.2 बिलियन साल, 1 बिलियन साल का डिफरेंस डाला। और उन्होंने कहा जी नहीं, कम अज़ कम, ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ उनकी रिसर्च के, कम अज़ कम ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड 4.2 बिलियन साल पहले बनी। ज़मीन की अपनी उम्र 4.5 बिलियन साल है।
तो 4.5 सिंपल अगर आप स्पैन देख लें और उसमें आप 1 अरब का जंप ले रहे हैं एक रिसर्च की वजह से, तो ये तकरीबन 22 से 25% के बीच में आपने चेंज किया अपना स्टांस। साइंस ने अपने आप को बदला है, बेहतर किया। उसके बाद एक और टीम आई जो कि MIT की है। इस मौजू पर मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो रिसर्च ठीक नहीं हुई। ये जो रिसर्च की गई कि 3.2 से 3 ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3.5 बिलियन साल पहले है। तो उन्होंने एक और स्टांस ले लिया। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो पहले ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो ठीक नहीं थे, इसलिए ज़मीन की उम्र ये नहीं है। और फिर अब हम उसी 1 बिलियन साल में घूम रहे हैं। साइंस हमें घुमा रही है और अपने आप को बेहतर कर रही है। तो क्या साइंस ने कभी अपने आप को बेहतर नहीं किया? क्या साइंस की थ्योरीज कभी रद्द नहीं हुई? आज से चंद साल पहले हम ये समझते थे कि चाँद पर पानी नहीं है। हमेशा से हम समझते आए हैं। हम चाँद को देखते थे और सोचते थे कि चाँद पर पानी नहीं है। लेकिन अब कुछ अरसे बाद चाँद पर इंसान 1960 की दिहाई में जा चुका है। हम वहाँ से रॉक्स भी ला चुके हैं, लेकिन हम ये समझते थे कि चाँद पर पानी नहीं। लेकिन आज चंद साल पहले नासा ने कहा कि चाँद पर तो पानी मौजूद है। चाँद के उन इलाकों में जो कि साई में रहते हैं, जो ठंडे हैं, वहाँ पर आज भी पानी मौजूद है। तो जो आज तक हमने सीखा था, एकदम नासा ने उसको बदल दिया। चलिए मैं आपको एक और तरफ लेके चलता हूँ। जब क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई, उस वक्त के तमाम साइंसदान ये समझते थे, शुरू में साइंसदान समझते थे कि एटम का स्ट्रक्चर भी निज़ाम शमसी के स्ट्रक्चर की तरह। इलेक्ट्रॉन सॉलिड बॉल्स हैं, पार्टिकल हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन जिस तरह स्नूकर की और बिलियर्ड की बॉल है वैसे बॉल्स हैं। जबकि आइंस्टाइन डिफरेंट समझते थे। अब जो बॉहर था या और साइंसदान थे, उनके मॉडल में किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी। वो मैथमेटिक्स के साथ बैक किया गया था। आइंस्टाइन उसमें मैथमेटिकल या एक्सपेरिमेंटल गलतियाँ नहीं निकाल रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि ये एक्सपेरिमेंट गलत किया आपने, सही तरीके से नहीं किया। वो ये भी नहीं कह रहे थे कि आपने ये मैथमेटिक्स की क्वेश्चन गलत लिखी है। वो ये कह रहे थे कि नहीं, खुदा जो है वो डाइसिस प्ले नहीं करता। ये क्वांटम, अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स को देखता हूँ तो वहाँ पे क्वांटम एंटेंगलमेंट भी आ जाती है, जो कि एक इंतहाई अजीब सा स्पूकी उन्होंने यूज़ किया फिनोमेना है। मैं इसको नहीं मानता। साइंस कुछ कह रही थी, साइंसदान कुछ कह रहे थे। साइंसदानों की अपनी बायसेस होती हैं, और उसके बाद बहुत से साइंसदान आए, उन्होंने आके क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाया। आज हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटम मैकेनिक्स में इतनी चीज़ें साबित कर दी हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। हम कंप्यूटर्स बना रहे हैं जो कि बहुत तेज़ होंगे। तो अगर हम दुनिया में देखें, अब मैं अपने व्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि जब मैं साइंस की दुनिया में देखता हूँ तो मुझे 2 एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं। एक एक्सट्रीम वो है जो कि साइंस को रिलीजन तक ले जाती है, यानी वो अपने रिलीजन का हिसाब किताब साइंस की बेसिस पर लगाते हैं, मंतक की, लॉजिक की बेसिस पर लगाते हैं। कुछ लोग तो इतने आप कहें कि आगे निकल गए हैं कि वो साइंस को ही मज़हब समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंस की बेसिस पर अपने मज़हब को बदलते हैं। और जो दूसरी एक्सट्रीम है वो है जो साइंस को एक इवल सब्जेक्ट समझती है ये दज्जाली फेल है, और इसको पढ़ना और इसको हासिल करना बिल्कुल हराम है, गलत है, इसकी तरफ जाना नहीं चाहिए। जो गया वो दीन से बाहर चला गया। तो एक एक्सट्रीम ये है, एक एक्सट्रीम ये है, और हम कहाँ हैं? हम हैं बीच में। हम ये समझते हैं कि मज़हब साइंस से बहुत ऊपर है। साइंस का और मज़हब का कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ, आपके व्यूज़ मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम साइंस को मज़हब के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो हम इनको बराबर ले आते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब हम साइंस के ज़रिए मज़हब को साबित करने की कोशिश करते हैं, हम इन दोनों को बराबर ले आते हैं। इसलिए जब साइंस ऊपर नीचे होगी तो क्योंकि आपने मज़हब को साइंस के साथ जोड़ दिया तो मज़हब भी ऊपर नीचे होगा। इसलिए मज़हब बहुत ऊपर है, और साइंस एक इल्म है जो हमने हासिल करना है, और जो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करता है। लेकिन ये वाला तबका ये कहता है कि साइंस
तो हमें हकीकत की तरफ लेके जाती है। साइंस हमें अल्टीमेट हकीकत की तरफ लेके जाती है, लेकिन बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हकीकत से करीब नहीं होती, तो हमें वक्त लगता है। साइंस टाइम लेती है, अपने आप को इम्प्रूव करती है, एक पूरा साइंटिफिक मेथड है और उसके ज़रिए हकीकत के पास जाती है। लेकिन अगर आप किसी एक जगह पर खड़े हो जाएं, अगर आज से 2 साल पहले आप ये कहते हैं कि नहीं जी यूनिवर्स तो स्टैटिक है, यूनिवर्स तो हमेशा से है, तो आप ठीक नहीं थे। उस वक्त की साइंस ये कह रही थी, लेकिन उस वक्त के साइंसदान भी ये कह रहे थे, लेकिन आप ठीक नहीं थे। हो सकता है आज भी साइंस कुछ अर्से बाद अपनी इस थ्योरी को इम्प्रूव कर ले, तो ज़रूरी नहीं कि जो आज हम कायनात के बारे में जानते हैं वो सारा का सारा एक्यूरेट हो। मैं आपको डार्विन की तरफ लेके चलता हूँ। डार्विन ये समझते थे, डार्विन एक बहुत बड़े साइंसदान हैं, जो फिज़िक्स में न्यूटन को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, बायो साइंसेस में उतनी रिस्पेक्ट डार्विन को दी जाती है। तो किसी साइंसदान को कम से कम हमने नहीं समझना कि वो बहुत नीचे हैं। ये एक गलत फहमी है जो कि हम अमूमन करते हैं। डार्विन ये समझते थे कि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ज़मीन एक्सपेंड करती है, इसको एक्सपेंडिंग अर्थ थ्योरी कहते हैं। बहुत से साइंसदान समझते थे, क्योंकि जब ज़लज़ले आते थे तो पहाड़ आ जाते थे, बाज़ औक़ात ज़मीन की साख्त बदल जाती थी, फ्लड आ जाते थे, वो समझते थे कि ज़मीन बढ़ती है। लेकिन जब टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी आई तो उसने आगे बताया कि नहीं, ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और वो जब मूव करती हैं तो फिर हमारे पास ज़लज़ले आते हैं और पहाड़ बनते हैं और जियोलॉजिकल एक्टिविटी आती है। तो वो थ्योरी भी गलत होगी, साबित होगी। अब टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी को हम जानते हैं, हम ग्रोइंग अर्थ थ्योरी को नहीं जानते। चंद 100 सालों पहले इंसान ये समझता था कि हमारी पूरी कायनात में एक सुपरफिशियल किस्म का फ्लूइड है जिसे ईथर कहा जाता है, और रोशनी को गुजरने के लिए ईथर की ज़रूरत है। जहाँ पर कायनात में ईथर नहीं है वहाँ पर रोशनी नहीं गुजर सकती। और बड़े अरसे तक, चंद 100 साल, 100-200 साल पहले तक हम ये मानते रहे कि ईथर जो है वो एग्जिस्ट करता है। और फिर माइकलसन और मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। साइंसदानों ने हमें बताया कि नहीं, ये थ्योरी ठीक नहीं है, ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। साइंस को, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं। तो साइंसदानों ने ही अपनी पिछली थ्योरीज को गलत साबित किया और साइंस को इम्प्रूव किया। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक हाथी को पहली मर्तबा अंधेरे में देख रहे हैं। आपने हाथी को नहीं देखा कभी, आपको एक टूल दे दिया गया, टॉर्च, जो कि साइंस, और आपने वो टॉर्च जलाई। उसका स्पैन बहुत छोटा है, उसका जो रोशनी का गोल दायरा है वो बहुत छोटा है। तो आपकी जो टॉर्च है उसकी रोशनी पड़ी उसके पाँव पर, आपने उसको पाँव को देखा। पहले कभी हाथी नहीं देखा, अंधेरे में खड़ा है, आपको उसका पाँव नज़र आ रहा है। तो अब क्या पूरे हाथी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं सिर्फ उस पाँव को देख के? अगर आप सामने जाते हैं और आप उसके सामने से टॉर्च डालते, उसके दांत नज़र आते हैं, तो क्या आप पूरे हाथी की तस्वीर बना सकते हैं? नहीं। उसके लिए तो आपको एक ऐसी टॉर्च चाहिए जिसका गोल दायरा, जिसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो, वो एकदम सारे हाथी पे पड़े और आप कहें हाँ जी ये तो हाथी है। लेकिन आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमें ये बताती है कि हमारे पास बड़े स्प्रेड की टॉर्च नहीं है। वरना तो हम किसी थ्योरी को एक मरतबा देखें और उसके तमाम अज्जा को निकाल लें और बता दें कि जी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स में टोटल ये नॉलेज है, सारी जगह पर हम हाथी की तस्वीरें बना लें। लेकिन हमारे पास जो टॉर्च है उसका स्पेक्ट्रम, उसका स्प्रेड बहुत छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक जगह लगाते हैं, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शक्ल हमारे सामने आती है और हमें पता चलता है कि ये तो हाथी है। साइंस की दुनिया में 40-50 साल बहुत छोटी उम्र है। हमने एवोल्यूशन में पिछली 19वीं सदी में यानी 1970-1950 से ज़्यादा काम शुरू किया। जो ज़्यादा रुझान आया वो आया 2000 के बाद। तो अगर आप देखें तो आपको जितने भी फॉसिल रिकॉर्ड मिलेंगे वो 2000 के बाद ज़्यादातर डिस्कवर हुए, 2008 से लेकर 2018 तक। हर फॉसिल रिकॉर्ड को निकालने के बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चेंज होती है। मैं आपको बड़ी मेजर चेंजेस बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पहले क्या कहती थी और बाद में क्या कहती थी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर करती है। तो अगर आपने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से शर्माना है, उसको नहीं पढ़ना, तो फिर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं।
लेकिन अगर आप उस थ्योरी को पढ़ते हैं और उस थ्योरी पर रिसर्च करते हैं और अगर आप समझते हैं कि वो थ्योरी ठीक नहीं है और ऐसे एविडेंस लेके आते हैं, ऐसे साइंटिफिक मेथड से साबित शुदा चीज़ें देते हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी में प्लॉजिबल हों, जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल हों, तो आप ख़ुद ब खुद इस थ्योरी को रिजेक्ट करवा सकते हैं। आपको सिर्फ एक अच्छा एविडेंस चाहिए और मैं आपको बताऊंगा कि वो एक अच्छा एविडेंस क्या है। लेकिन साइंसदान और साइंस ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ठीक एक ही बात कहते हो। मसलन आपने रिचर्ड डॉकिंस का नाम सुना होगा, जो कि एवोल्यूशनिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिफेंड भी करते हैं और उसके साथ साथ वो खुदा पर यकीन नहीं रखते। अमूमन हम उनको देखते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मल्टीपल स्ट्रीम है। एक है फॉसल रिकॉर्ड, जो फॉसल्स हमें मिल रहे हैं उसका रिकॉर्ड है, वो हमें कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन उसके साथ जेनेटिक जो एरा है उसमें जितनी ज़्यादा तरक्की हो रही है, हमें अपने जेनेटिक मटेरियल से भी पता चल रहा है कि इंसान इवॉल्व कर रहा है। और उसके अलावा भी कई ऐसी फिज़ियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम इवॉल्व हुए हैं। तो जब हम जेनेटिक्स की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैं समझता हूँ डीएनए को ढूंढने के बाद, डिस्कवर करने के बाद जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ वो रिसेंटली 2010-2012 में हुआ। उसे कहा जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और उसमें इंसान की 23,000 जीन्स हैं, अगर मैं सही कह रहा हूँ 23,000 जीन्स को, या 22,000 ही हैं, 23,000 जीन्स को डिकोड किया गया, सीक्वेंस किया गया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें पहले और जानवरों के डीएनए को भी सीक्वेंस किया गया और इंसान की सारी जीन्स को सीक्वेंस किया गया। और उसके जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर फ्रांसिस कॉलन, आप उनको सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर फ्रांसिस कॉलन अब वो भी सारा देख रहे हैं कि डीएनए में क्या क्या चेंजेस हुई, एवोल्यूशन पर यकीन रखते हैं, काफ़ी उसके करीब हैं, लेकिन वो पहले एथियस्ट थे। और उसके बाद उन्होंने खुदा पर यकीन वो लेकर आए। क्रिश्चियन फैमिली से थे, क्रिश्चियनिटी में चले गए दोबारा, तो एथियस्ट से क्रिश्चियन बन गए। लेकिन काम क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूरा ह्यूमन जीनोम डिकोड किया और आज उसकी बेसिस पर हम एवोल्यूशन को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एवोल्यूशन साइंसेस इतनी ही ज़्यादा हमें दीन से दूर लेके जाती, तो जो सबसे बड़ा हेड है, जिसका नाम आपने कभी मीडिया पे ज़्यादा नहीं सुना होगा लेकिन यूट्यूब पर जाकर आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उन्होंने तो अपने आप को खुदा की तरफ ले गए। तो आपने याद रखना है कि आपने म्याना रवि रखनी है, आपने ना इस एक्सट्रीम की तरफ जाना है। मैंने सारी एवोल्यूशन की काफ़ी वीडियोस मैं देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा ईमान बदल रहा है या मेरे फेथ में कोई चेंज आ रहा है। तो आपने इस तरफ भी नहीं जाना और आपने इस तरफ भी नहीं जाना, हमने बीच में रहना है, क्योंकि एवोल्यूशन एक इल्म है। हमने इस इल्म को हासिल करना है, क्योंकि इल्म के दो फ़ायदे हैं। एक तो इल्म से हमें कायनात के बारे में पता चलता है, हम गौर व फिक्र कर सकते हैं, हम तदब्बुर कर सकते हैं, हम कायनात की तरफ देखें और निशानियाँ ढूंढें। उम्मीद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती है टेक्नोलॉजी की सूरत में। जब हम किसी भी रिसर्च फील्ड को पढ़ते हैं तो उससे टेक्नोलॉजी बनती है जो कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती है। तो जो लोग समझते हैं कि साइंस एक दज्जाली फितना है, उनके घर में अमूमन मुझे उम्मीद है कि मोबाइल फ़ोन भी नहीं होगा, वो ये वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी टेक्नोलॉजी है, साइंस से आई है। वो मेडिसिन भी नहीं लेते होंगे, उनके घर में रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, टीवी, इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो तो स्टोन एज में रहना चाहते हैं, वो तो साइंस को दूर से ही धुतकार देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने साइंस की किसी थ्योरी को गलत साबित करना है और समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो अपने बच्चों को उसमें डालिए, खुद आइए, रिसर्च कीजिए अगर आप कर सकते हैं और उसको साबित कीजिए गलत है। आपको साइंस की दुनिया भी याद रखेगी और आपको दीन में भी याद रखा जाएगा। लेकिन अगर आप अखाड़े से बाहर खड़े होकर कहेंगे कि ये दाव लगाओ, ये दाव लगाओ, तो वो कहते हैं ना कि जो मुक्का कुश्ती के बाद याद आए वो अपने आप को मार लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ने से घबराएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं। इसमें जो भी हाइपोथेसिस है उनको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लेकिन इसका कंपैरिजन दीन के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि दीन और साइंस का आपस में, मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, कोई ताल्लुक़ हमें मेरे नज़दीक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा फंदा है जिसमें हम जब फंसते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आती। अब हम बनाने जा रहे हैं एवोल्यूशन की वीडियोस, जिसमें मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी सिंपल सी बताऊंगा कि एवोल्यूशन हुई कैसे, पूरी स्टोरी 4 वीडियोस में, 5 वीडियोस में, और उसके बाद फिर हम उनकी डेप्थ में जाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या रिकॉर्ड्स हमें मिले, उनमें क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आई। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा एवोल्यूशन के बारे में जानना, जिसमें उर्दू में बहुत कम मवाद मौजूद है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।